नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में आज हम 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनको देखना और समझना आपके लिए जरूरी है। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां चुनाव में अभी पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन बयानों में डीएनए की एंट्री हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है थोड़ी दुखी करने वाली है, क्योंकि रूस में बर्ड फ्लू की पुष्टि अब तक इंसानों में भी हो चुकी है। रूस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। और तीसरी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। तो पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन बिहार की तरह यहां पर भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो मंच या फिर सदन से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो कहते हैं कि विपक्ष डीएनए में विभाजन है। अगर वो डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो सीएम हैं। उन्हें कम से कम ये स्पष्ट करना चाहिए कि डीएनए आखिर है क्या। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है और उन्हें प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अन्नदाता किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पैसा सीधे किसानों के खाते में क्यों जा रहा है। आज तो वो समय आ गया है जब पर्ची भी किसानों के स्मार्टफोन पर मिल रही है। घोषित दलाली का जो जरिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सदन से वॉकआउट कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से वास्तविकता है, सच्चाई है और बताती है कि विपक्ष हमारे अन्नदाताओं से किस तरह से दुश्मनी रखता है, कोई लेना देना नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि डीएनए पॉलिटिक्स आखिर क्या है। राजनीति में पहली बार डीएनए शब्द पर बहस 2015 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुई थी। उस वक्त डीएनए से अलग होकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी सामने आई थी, एक बड़ा गठबंधन बना था एनडीए का और नीतीश कुमार उससे अलग हो गए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर हमला बोला था। मुजफ्फरपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके राजनीतिक डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। उमेश सिंह बीजेपी से और अजीत सिंह हमारे साथ कांग्रेस से इस समय जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बयानबाजी पहले मुख्यमंत्री कहते हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव पलटवार करते हैं। उमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है। उमेश जी, अभी लगभग 1 साल का वक्त है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। डीएनए की एंट्री हो चुकी है, जो कि हमने पहले बिहार के चुनाव में भी हम देख चुके हैं। बात से कहे हैं, ये चीज नहीं है। देखिए, विपक्ष का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, इस समय किसानों के ऊपर बात चल रही थी और किसानों के लिए उन्होंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दे रहे थे, विधानसभा में बोल रहे थे और उसके ऊपर जो है उन्होंने ये कहा कि आज जो स्थितियां हैं आखिर इसको क्यों नहीं बताते। ये तो आज नहीं 10 बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं और कृषि मंत्री जी भी बोल चुके हैं, माननीय नरेंद्र तोमर साहब भी बोले हैं कि कम से कम अगर कोई चीज है और विपक्ष ये कहता है किसानों से या बरगलाता है या जो किसान बचे हैं थोड़े से, वो लोग को कम से कम ये समझ में आए, ये समझाएं कि उसमें क्या काला है। आज तक काला क्या है ये चीज एक भी शब्द का कभी जवाब नहीं दिया विपक्ष ने। और उसके बाद केवल इन बातों पे चल रही है। एक उत्तर प्रदेश के विकास की बात, 11 महीने रह गया 1 साल चुनाव का और अभी जो है इसका सत्र चल रहा है और उससे एक इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं, उसके ऊपर केवल वॉकआउट करना, ये सब तो ठीक है, परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसके ऊपर केवल मैदान छोड़ के भागना ही
सब कुछ नहीं होता, इससे ठीक है, जनता को ठीक है। नुकसान होता है। अगला सवाल मेरा अजीत जी से होगा। अजीत जी, डीएनए की फुल फॉर्म मुख्यमंत्री से पूछी जा रही है, अखिलेश यादव खुद उनसे पूछ रहे हैं। आपसे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपका गठबंधन था अखिलेश यादव के साथ। देखिए, ये अब जो सबसे पहली बात है, इस समय जो किसानों की बड़ी समस्या देश में खड़ी है, प्रदेश का किसान संघर्ष कर रहा है। आज जो वादे सरकार ने किए, जो जिन वादों पर उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आई, उन वादों की तरफ देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से वादे निभाए हैं। किसानों के भुगतान की बात थी, गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन में होगा, और आज डीजल पेट्रोल गैस के दामों की क्या हालत है। जो जो वादे सरकार केंद्र प्रदेश ने किए वो निभाने में पूरी तरह फेल है। इधर उधर की बात करने के बजाय हमें वो काम करने चाहिए कि जिनके लिए जनता ने आपको चुना है, आपको जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास को पूरा करना चाहिए। अब वो काम तो कर नहीं पा रहे, लेकिन इधर उधर की बातों पर ज्यादा कोशिश की जा रही है। मेरा सिर्फ निवेदन सरकार से यही है कि आज किसान बड़े बड़े संघर्ष में है, बहुत परेशान है, दुखी है, संकट में है। आज सरकार को बात करके उसको उसके हित में फैसला करना चाहिए। आज किसान अपनी आमदनी दुगनी करने के बजाय आज अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी खेती बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज उस दिशा में उसके हक में फैसला सरकार को करना चाहिए। आज बताइए, लगभग 3 महीने का समय होने जा रहा है, 200 से अधिक जान चली गई हैं। हाँ। उन बातों पर कोई विचार नहीं है। महंगाई आज कहाँ है? आज जिस महंगाई के लिए आप आए थे कि हम कम ठीक करेंगे। है, इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब हम उम्मेद जी से लेते हैं। उम्मेद जी, इसका जवाब आप दीजिए कि जिस तरह के वादे किए गए थे, विपक्ष को तो आप खुद मौका दे रहे हैं ना कि सवाल उठाए वो, निश्चित तौर पे क्योंकि किसान परेशान है, युवा परेशान है। जी काजल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री पद पे किसानों ने, गरीबों ने, असहायों ने और ये देश की जनता ने पूरी तरह से, पूरी खुशी से और उनको स्वागत किया और सीट पे बैठाया प्रधानमंत्री पद पे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछला चुनाव नहीं, इससे पिछले 2014 में भी से वादा किए थे कि किसानों के हक की लड़ाई, और उनका यही वहां भी रहा, गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद के टाइम पे भी, कि गरीबों और किसानों की लड़ाई ये लड़ते रहे। ये उन्होंने शुरू में कहा मैं किसानों का आय दोगुनी करूंगा, और उसके ऊपर आज 2014 से जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में हुआ। आज जो है उनका किसानों का कि आय दुगनी करने के तरीके, आज यूरिया को देखिए, यूरिया कोटिंग हुआ जब यूरिया लेकिन सिर्फ मिलता नहीं था, तरीके ही है ना उम्मेद जी, सिर्फ तरीके ही है ना, सिर्फ तरीके हैं, उसको कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, धरातल पर कहाँ दिखाई दे रहा है? आप देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसमें बताइए कि धरातल पे क्या नहीं है। आप ये देखिए, आपने क्वेश्चन किया तो सुनिए, आपको यूरिया कोटिंग हुआ कि नहीं हुआ? आपको किसानों को जो है, किसानों का इंश्योरेंस फसल बीमा हुआ कि नहीं हुआ? संतुष्ट नहीं है ना किसान, उम्मीद जी, किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों को 6-6 हजार रुपए साल का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये सब क्या कभी अगर पहले जो 70 सालों में किया गया होता, आज जो आज वो ठीक है मानिए, उम्मीद जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है ना, देश के किसान अभी तक संतुष्ट नहीं है इस बात से। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए काजल जी प्लीज, एक मिनट। आप अभी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा और आंकड़ा दिया कि 2004 से और 2017 के बीच में कितना पैसा दिया गया था किसानों का बकाया मूल्य। आज वो 3.5 सालों में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार, योगी सरकार ने दिया है। कुछ किसान क्यों खुश नहीं है? किसान अगर खुश न होता तो 80 करोड़ किसानों में आज केवल 8 लाख किसान भी नहीं है साथ में, तो आज क्या स्थिति होती? आज सारे किसान बिल्कुल खुश हैं। आज थोड़े से लोगों के है, और जो हैं वो केवल उस कमियों को बताएं कि उसमें काला क्या है। ठीक है अजीत जी, ठीक है अजीत जी, मेरा सवाल आपसे होगा, वो ये कह रहे हैं कि जो योगी सरकार ने किया है वो पहले की सरकारों में कभी हुआ ही नहीं, चाहे वो सपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की। ये बिल्कुल सही है काजल जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। जो दुर्दशा किसान की आज है, जो बेरोजगारी का जो दर सर्वोच्च स्थान पर है, जो संकट देश में इस समय है, इस देश जिस आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है, जो आर्थिक हालात देश के हैं, पूरा इंडस्ट्री डूब गई, पूरे बैंकिंग सिस्टम चौपट हो गया, आज आर्थिक रूप से देश संकट से जूझ रहा है।
बेरोजगारी जो आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, एक नौकरी देने के बजाय आपने करोड़ों नौकरियां छीन ली। आपने कहा था कि हम आमदनी दुगनी करेंगे, आपने यूरिया के दाम बढ़ाए, आपने बिजली के दाम बढ़ाए, आपने डीजल के दाम बढ़ाए, आपने कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ाए, आपने 10,000 करोड़ गन्ने के भुगतान किसानों का बकाया है, आपने कहा 14 दिन में देंगे और नहीं दिया तो मैं ब्याज देंगे, आप उनका देने को तैयार नहीं। आपने कहा हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने नहीं किया माफ। तो आप कह रहे हैं हमने आमदनी दुगनी कर दी, हमने बहुत बढ़िया। आपने निश्चित ये बात सही है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इस देश में हो गया। तमाम संस्थानों को बेच दिया गया, जो हमारे सरकारी असरकारी जो संस्थान थे वो सब आपने कहा पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। आज खेत और खेती को आप उनके हवाले करने जा रहे हैं, ये बात सही है, इतना कभी नहीं हुआ। हाँ। आज किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए सड़क पे पड़ा है, आप बात करने को तैयार नहीं है, उनके हक में बात फैसला करने को तैयार नहीं है। तो ये बात सही है। आपने जो किया है, बिजली के दाम जब आप आए थे सत्ता में, बताइए क्या थे, आज क्या है? आज कच्चा तेल आप विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है 2014 में क्या थी और आज क्या है? जब दाम क्या थे डीजल पेट्रोल के जो बाजार में बिकते थे और आज क्या बेच रहे हो? आपने नो डाउट आपने टैक्स बढ़ाए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जो 3 रुपए या 9 रुपए होती थी। ठीक है, इसका जवाब उम्मीद जी से ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। ये अजीत जी विपक्ष के नेता हैं और बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज धरातल पे हो, जो बोले, जो जब आजकल जनता में बच्चे के पास गूगल की व्यवस्था है, मोबाइल हाथ में है, 1 सेकंड में वो निकाल लेते हैं कि क्या सही क्या गलत है। आप ये बताइए कि आज जो है, आज 2014 का 13 का निकाल लें और 80 रुपए लीटर डीजल था, आज आप जो है आज 6 सालों के बाद ये बढ़ा है और ये अंतरराष्ट्रीय मामला है, ये कोई इंटरनल मामला नहीं है। उसके बाद इससे पहले के आप देखिए कि इन्होंने जो इस तरह से बताया कि आय दोगुनी करने का भी मैंने बताया कि क्या क्या चीज हुआ है। अगर आज कई चीजों के बारे में एक भी जो चीज बताए हैं, आज अभी हमारे जो है दोस्त अजीत जी, आज एक भी चीजों का जो है उनके पास प्रमाण नहीं होगा। एक चीज बता दें कि इसमें क्या चीज है जो इन्होंने, तो आप तो कुछ ऐसा करिए ना, अगर उनके पास प्रमाण नहीं है, उनकी सत्ता में ऐसा नहीं हो पाया या फिर सपा की सत्ता में ऐसा नहीं हो पाया, आप तो कुछ ऐसा करिए ना जो कि प्रमाण रहे, आगे तक के लिए इतिहास बने, आपकी मिसाल दी जाए कि योगी सरकार में ये हुआ था। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो किसानों से, जनता से वादा किया था, राजनीतिक पार्टियों से नहीं, जनता से वादा किया था, जनता की वादा को निभा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कहा। और आज पूरी तरह से किसानों की व्यवस्था किया, जो मैंने बताया। आज चाहे यूरिया को ले लो, चाहे इंश्योरेंस ले लो, चाहे लोगों की मदद ले लो किसानों की, और आगे भी आज जो ये आय दोगुनी करने की बात है, वो अगर ये कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसको देख करके पूरा विपक्ष घबरा गया है कि अगर ये 1 साल बाद 2022 में वादा किए हैं, 2022 तक अगर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, रूल नहीं चेंज करेंगे, जो 70 साल से चल रहा है वही चलता रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही देख करके विपक्ष भी घबराया हुआ है और वो एन केन प्रकार सारे अड़ंगा लगाने की कोशिश में है। वो उनको बहुत बड़ी घबराहट है। आज जो है उसका नतीजा निश्चित जो लाया गया है, सोच समझ के लाया गया है और उसका नतीजा मिलेगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो चीज चल रहा था सरकारी नाप तौल का और सरकारी वो लग रहा था, वो चलेगा। ठीक है अजीत जी, जो कृषि कानून की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कृषि कानून की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अभी लाया गया है कानून, उसका फायदा बाद में किसानों को होगा, विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे काजल जी एक बात कहना है। हाँ। अभी जो मुझे बात कह रहे हैं, सबसे पहले बताएं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की चुनावी जनसभा में ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे? तो क्यों नहीं किया भाई, ये मुझे बताओ। अगर वादा किया तो निभाया। आप बात कर रहे हैं कि हम विपक्ष को वादा नहीं किया। मान लीजिए आप विपक्षी दलों की बात मत करो, आपने देश की जनता से वादा किया था, आपने नहीं निभाया, ये आपने गलत वादा खिलाफी की। दूसरी बात, जो किसान बिलों की आप बात करते हैं, तीनों कृषि बिल जो है ये तैयारी करके नहीं आए हैं ही नहीं, ये किसानों के बिल है ही नहीं। आप जमाखोरी करने का, आपने लिमिट हटाने का, किसान को क्या लाभ होगा? किसान को इसमें क्या, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती में बड़े बड़े पूंजीपतियों को खेती को हवाले कर दिया कि खेती उनकी शर्तों पे होगी और वो शर्त भी उनकी होंगी। अगर शर्त तोड़ते हैं तो आप एसडीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, आप जुडिशरी में जा सकते। तो आपने उसको पूरा राइट दे दिया, आपने बाजार उनके हवाले कर दिया, आपने खेत को उनके शर्तों पर दे दिया। आप कहने कि इसमें बड़े लंबे किसान को लाभ होगा। अगर किसान को लाभ होता तो ये किसान, ये बताइए, जान दे रहा है, सड़क पर बैठा है, घर परिवार को छोड़कर,
और इतने लंबे समय तक आज सोचिए आप, इतना आसान काम है और किस सरकार है कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनका अपमान करने का काम। ठीक है उमेश जी, मेरा एक अगला सवाल आपसे होगा और सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ने, जो सदस्य थे जब सदन से वॉकआउट कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि इन लोगों का अन्नदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये किस आधार पर कहा गया? देखिए, वो उसका आधार केवल एक है, जिस तरह से सरकार हमारी आई, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसका रिकॉर्ड लेकर के देख लें, ये 33 या 33,000 करोड़ रुपए कुछ ऐसा वो हुआ था। अच्छा, ये कर्जा माफ किया गया है, जिसको बता रहे हैं कि नहीं हुआ तो वो जानकारी कर लें। दूसरा, बेच देने की बात की है कि संस्थाओं को बेच दिए। कौन सी संस्थाएं बेच दिए, जरा एक संस्था का नाम बता दें उसको, जो है जो बेच दिए हो। आज इससे पहले थोड़ा सा जानकारी करें कि कैसे देश चलता है, और इससे पहले ये तो आज जग जाहिर हुआ है ना, ये तो आज जग जाहिर हुआ कि किस तरीके से विपक्ष किसानों के साथ है। प्रियंका गांधी को आपने देख लिया होगा किस तरीके से किसानों की महापंचायत में पहुंची हैं, उन्होंने संबोधन किया है। तो ये तो जग जाहिर है कि पूरी तरीके से कांग्रेस किसानों के साथ है। निश्चित तौर पर ये जग जाहिर है कि जो किया है कांग्रेस ने, उसका जनता जो है उसका खामियाजा भुगत रही है। जिस तरह से 2G 3G 4G के घोटाले होते रहे, जिस तरह से जमीनों का घोटाला अमेठी में भी होते रहे। नहीं, 2G 4G पर मत जाइए, अभी 2G 4G पर मत जाइए, 2G 4G पर नहीं, सिर्फ किसानों पर रहिए उम्मीद जी, सिर्फ किसानों पर रहिए, सिर्फ किसानों पर। बड़े बड़े लीडर आज जमानत पे घूम रहे हैं, ये निश्चित है, वो पूरा जग जाहिर है। लेकिन इसी तरह से होता इन लोगों के गलत बोलने का, जिसका कोई तथ्य नहीं होता कि किसानों का कर्जा नहीं माफ किया गया। ये गलत है। किसानों का कर्जा पूरा आंकड़ा देखें, पता चल जाएगा। नहीं, मेरा सवाल आपसे वो नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सदस्य सदन से वॉकआउट कर रहे हैं उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये किस आधार पर? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से किसानों के साथ है, और आज से नहीं बल्कि पहले दिन से किसानों के साथ है। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो किसान ही साथ कहाँ पे हैं? सबसे पहले किसान ही बोला है कि कोई राजनीतिक, हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और हम वार्ता कर रहे थे, किसान वार्ता कर रहा था। है ना? नहीं, इनडायरेक्टली क्या होता है? हाँ। कैसे कह सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई मंच पे ना आए। हम जबरदस्ती, मान न मान हम तेरा मेहमान, जबरदस्ती हम बने हुए हैं। और उस बने का नतीजा क्या हुआ लाल किला पे? ये क्या दुर्दशा हुई, क्या आरोप? ठीक है, इसका जवाब अजीत जी से, एक जवाब इसका अजीत जी से ले लेते हैं। अगर किसान नहीं चाहते तो फिर क्यों विपक्ष वहां पर कूद रहा है? देखिए, ये क्या पैमाना है कि किसान संकट में है। किसान इस तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जान दे रहा है, घर छोड़ रहा है, और ऐसी कड़कती ठंड में पड़ा रहा सड़कों पर। और जिस सरकार को उन्होंने अपने आशीर्वाद से चुना, वो बात करने को तैयार नहीं हुए, उनके हित में एक फैसला करने को तैयार नहीं हुए। और अब बार बार ये कहा जा रहा, उनकी बात ना सुनो अलग पेश, उनका अनादर किया जाए, उनको आतंकवादी कहा जाए, उनको क्या क्या शब्दों से संबोधित किया गया। और अब यहाँ तक हो गया कि ये तो आंदोलनजीवी हो गए, ये परजीवी हो गए। कुछ लोगों को आदत होती है ये बात। अरे लाखों करोड़ों लोग देश में किसानों के इन बिलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनका अनादर कर रहे हो, हम उनसे बात नहीं करने को तैयार। ये हैरानी की बात है। भाई, आपने कृषि कानूनों को लाने से पहले कृषि संगठनों से बात नहीं की, कोई किसान आंदोलनकारी जो में रहे, विशेषज्ञ हैं कृषि के, उनसे कोई बातचीत नहीं की, विपक्षी दलों से कोई बातचीत सलाह मशवरा नहीं किया। और जब सदन में भी पास किया तो आपने वो कोई डिस्कशन डिबेट नहीं करने दी। और आज आप कह रहे हो कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। अगर इनमें खामी नहीं है, इनमें खराबी नहीं है, तो क्यों संशोधन करने को तैयार हो? और जब तैयार हो तो किसान ये मांग करता है कि इनको रद्द करो। ठीक है अजीत जी, यूपी के मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। अजीत जी, यूपी के मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। लगभग 1 साल का वक्त है, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या तैयारी है योगी सरकार को हटाने की? देखिए, ये तो काजल जी, ये तो जनता फैसला करती है। हाँ। और आज समय जो किसान, मजदूर, नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, जिसको वादा था कि नौकरियां मिलेंगी, इसलिए बड़ी खुशी उनको सरकार को चुना था। आज वो संकट में है, ना नौकरियां मिल रही हैं, कारोबारी संकट में है, वो परेशान है, फैक्ट्रियां, औद्योगिक जो इकाइयां वो संकट में है, कहीं किसी को काम नहीं मिल रहा है। और जब ले दे के अगर देखा जाए, कोरोना में भी किसान काम आया, आज किसान सड़कों पर है,
तो किसान का समय आ रहा, वो फैसला करेगा। और किसान के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है, हमारे नेता खड़े हैं, सदन में भी खड़े रहे और सड़क पर उनके साथ खड़े हैं। इस बार यूपी में, इस बार अजीत जी इस बार यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी देखने को मिलेगी, जैसे हमने पहले देखा था, लेकिन हो नहीं पाया था कुछ। देखिए ये अलग प्रश्न है, ये हालात क्या होते हैं, किस समीकरण में कुछ क्या नया बनता देख पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे लोग, हमारे नेता, हमारी पार्टी का हाईकमान तमाम किसानों के बीच में है, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो पीड़ित है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ खड़े हैं। और सरकार गलत काम कर रही है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब ये भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी वो किसके साथ खड़े होते हैं, उनको क्या लगता है। ये कानून खत्म करने तो कांग्रेस ही अकेले देश में दल है जो इन कानूनों के खिलाफ काम कर सकता है, इन कानूनों के बदलने का काम कर सकता है, इनको रद्द कर सकता है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी, पार्टी का साथ देगी और ये परिवर्तन आएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार कायम होगी और किसानों का कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की प्रगति बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। उमेश सिंह जी, एंटी इनकम्बेंसी है, टेंशन बढ़ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। काजल जी, मैं एक बात बताऊं, ये बहुत मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी से मुबारकबाद देता हूं, मुबारक हो उनको। लेकिन आज 90 के दशक से, 90 से लेकर के 3 दशक हो गया, आज अभी 30 सालों में आज तक जब जनता ने नकारा है, पीछे के 40 साल के इतिहास को देख करके जिस तरह से मजबूरी में झेला था, और जैसे ही विकल्प मिला अदर पार्टियों के, तब कोई पार्टियां नहीं थी, नाम मात्र होते थे, हम लोग तो विपक्ष में से कहीं नामो निशान नहीं था। और उसके बाद से जैसे ही विकल्प मिला है, आज उत्तर प्रदेश से 90 के बाद से फिर दोबारा मौका जनता ने नहीं दिया। नहीं, लेकिन उस विकल्प पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भारी पड़ रहा है। सिर्फ केंद्र की बात, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर की बात नहीं है, यूपी की भी बात हो रही है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री से खुश है, विश्वास है, पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए वचनबद्ध हैं, वो निश्चित तौर पे उसका फल भाजपा को पूरे देश में मिल रहा है। प्रदेश में भी दोबारा नहीं, तिबारा भी अभी कोई लड़ाई में नहीं है, कोई यहाँ पे कोई है नहीं आसपास तक। उमेश जी, आप खुद कह रहे हैं कि किसानों को प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। अब इतना ज्यादा भरोसा है तो प्रधानमंत्री संतुष्ट क्यों नहीं कर देते किसानों को? क्यों नहीं उनकी उम्मीदों को पूरा कर देते? मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्यों कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि क्यों साफ, ये साफ नहीं है। ये किस तरह से इतना बड़ा दुखद वो हुआ, करीब 150 किसान भाई हमारे अन्नदाता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस ठंड में, उस कड़ाके की ठंड में, और उनको जो है फिर भी बरगलाया जाता रहा। अरे उनसे बैठ करके वार्ता चल रही थी, हम ऐसा कंटिन्यू वार्ता चल रही थी, लगातार 13 बार बैठक हुआ, अगली बैठक का भी प्लान था, लेकिन किसान अनपढ़ थोड़ी है जो उनको बरगलाया जाएगा। उमेश सिंह जी, किसान अनपढ़ नहीं है जो उनको बरगलाया जाएगा। से रिलेटेड कुछ लोग हैं, चंद लोग। आज 80 करोड़ जब किसान में 8 लाख भी नहीं है इसमें शामिल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं जो किसानों के पीछे राजनीति कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो? राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों की भरमार है। कौन है? कांग्रेस, पूरा समाजवादी पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है। सभी लोगों को देखिए चेहरा दिखाने की होड़ लगी है। ठीक है, अजीत जी रिमोट के जरिए किसानों को चला रहे हैं। ठीक है, अजीत जी रिमोट के जरिए किसानों को आप चला रहे हैं, किसान आंदोलन को। देखिए, 2 बात का जल्दी आप उमेश जी की तरफ से आ रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पे किसानों का पूरा भरोसा है, देश की जनता ने भारी आशीर्वाद दिया और हमारे विकल्प कोई नहीं है। और एक दूसरी तरफ ये कह देते हैं कि साहब ये तो किसान ही नहीं है। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? किसान जो अपना काम छोड़कर सड़क पे परिवारों के साथ है, उनको किसान मानने को तैयार नहीं हो। उनके आईडी देखो, उनके प्रमाण पत्र देख लो, उनकी जांच कर लो। आपके पास तमाम देश में एजेंसीज हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि किसान है कि नहीं। और वो बार बार कह रहा किसान कि मैं किसान हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ। उन्होंने अपने मंच राजनीतिक दलों को शेयर नहीं करने दिया। वो तमाम वो संगठन जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इनको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, वो बार बार ये कह के बचना चाहते हैं। असल में किसान की बीमारी का इलाज करना नहीं चाहते। किसान परेशान है, वो चाहता है ये कानून बदले, रद्द किए जाएं, लेकिन इनको ये करना नहीं। कांग्रेस दलों पर, पार्टियों पर यह आरोप लगाना है।
हाँ। अब बात इन्हें ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी पूरा एक साल बाकी है, लेकिन अभी से राजनीति शुरू हो गई है और सबसे बड़ी जो राजनीति है वो किसान आंदोलन को लेकर और एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है इस समय। बड़ी खबर में अब बारी है दूसरी बड़ी खबर की। रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू के वायरस के ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है और रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि H5N8 एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में पाया गया है। रूस ने आज ये जानकारी दी है कि एक पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। आमतौर पर अगर इंसान किसी ऐसे पक्षी के संपर्क में आए जो कि संक्रमित हो तो उसे बर्ड फ्लू हो सकता है, लेकिन WHO के अनुसार बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। और बड़ी खबर में अब बारी है तीसरी बड़ी खबर की। अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने और शूटिंग पर रोक की बात कहने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अब अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके काम के खिलाफ है। हालांकि सफाई पेश करते हुए भी नाना पटोले ने दोनों अभिनेताओं पर फिर से निशाना साधा और कहा कि वो सच्चे हीरो नहीं है। अगर वो होते तो मुसीबत की घड़ी में आम लोगों के साथ खड़े होते। अगर वो कागज के शेर बने रहना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। जब भी उनकी फिल्में रिलीज होंगी या फिर दिखाई देंगे, हम उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। हम लोकतांत्रिक रास्ते पर चलेंगे। हम गोडसे वाले नहीं हैं बल्कि गांधी वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि पटोले लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अक्षय और अमिताभ पर ये कहकर निशाना साधा था कि ये लोग आज ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाते हैं तो राज्य में उनकी फिल्मों की शूटिंग और रिलीज को इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं नाना पटोले की धमकी के बाद अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ इस समय मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले जानकारी आप ये दीजिए कि नाना पटोले ने पहले तो बयान दिया था लेकिन अब सफाई देते हुए कहीं ना कहीं फिर से निशाना साधा है। जी, ये कहना गलत नहीं है। नाना पटोले ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप कागज का हीरो बनकर रहना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि हम अपने बयान से पीछे नहीं है। मतलब कि अक्षय कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन, इनकी शूटिंग हो या फिर घर से जब बाहर निकलेंगे तो इन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा और अपने बयान पर वो कायम है। तो पिछले अगर 2 दिन की राजनीतिक पुल पे डाले तो बीजेपी जहाँ इस बयान को लेकर के आक्रामक है, वही नाना पटोले अभी भी अपने बयान पर कायम है। और आज भी जो उन्होंने बयान दिया है उसमें कहीं न कहीं उन्होंने अक्षय और अमिताभ के ऊपर निशाना साधे हैं। जी, एक और तस्वीरें निकलकर मुरारी सामने आ रही है। वो तस्वीरें ये हैं कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वजह क्या सामने आ रही है, यही है या फिर कुछ और? आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आज दोपहर में आरपीआई पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, रामदास आठवले के पार्टी के, वो जो है अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जो है उनके समर्थन में, अमिताभ बच्चन के समर्थन में वहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे। उसके बाद वहाँ पर जुहू पुलिस पहुंची और थोड़ी देर बाद वहाँ से लोग गए, लेकिन पुलिस के जो जवान थे वो कुछ घंटों तक वहाँ पर खड़े थे ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। हालांकि जिस तरीके से बयान आया है नाना पटोले का, उसे लेकर के मुंबई पुलिस भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाना पटोले की तरफ से बयान आया था कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों को रिलीज मुंबई में नहीं होने देंगे और ना ही उनकी फिल्मों की शूटिंग वो होने देंगे। लेकिन आज उन्होंने सफाई पेश करते हुए एक बार फिर से निशाना साधा है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।